गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया टॉपिक है नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है। लेप्रेसी इंडिया के लिए अगर बात करें तो एक ऐसा डिजीज़ है जो कि बहुत ही हाईली लेवल पर कम्युनिकेबल रहा है। ठीक है। इंडिया में आज़ादी से पहले बहुत ही ज़्यादा लेप्रेसी के पेशेंट थे, जिसके कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी काफ़ी हद तक लेप्रेसी को ख़त्म करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए काफ़ी इनिशिएटिव किया, जिसके कारण से उन्होंने ढेर सारे लेप्रेसी के रिहैबिलिटेशन सेंटर और हॉस्पिटल, स्पेशल हॉस्पिटल बनाए थे। क्योंकि वो समय ऐसा था जब इंडिया में सोशल स्टिग्मा भी था। ठीक है। उनका मानना था कि ये कोढ़ रोग जो है, लेप्रेसी जो है, एक ऐसा रोग है केवल जो छूने मात्र से या देखने मात्र से या सिर्फ उसके बारे में सोचने मात्र से लोगों में ये बीमारी हो जाती है। तो जब पहले समय पे जब इनको लेप्रेसी हो जाता था तो गांव वाले क्या करते थे या अपने कस्बे वाले क्या करते थे, उसको उस जगह से बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है। और पूरे लेप्रेसी वाले लोगों के लिए एक अलग से आश्रय स्थल बना दिया जाता था और वो लेप्रेसी वाले लोग फिर वहीं रहते थे और उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था, तो उनको पूरी अपनी ज़िंदगी उसी के साथ गुजारनी पड़ जाती थी। और जैसे लेप्रेसी में अल्सरेशन बढ़ते जाता था वैसे इनका एक्सट्रीमिटीज़ वुंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता था और फिर धीरे धीरे उनका एम्पुटेशन वाली कंडीशन आ जाती थी और लास्टली डेथ। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो लेप्रेसी जो है इंडिया में सिर्फ फिज़िकल हेल्थ को ही इफ़ेक्ट नहीं किया, बल्कि ढेर सारे मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल ऐसे सारे एस्पेक्ट पे अफेक्ट किया है। ठीक है। तो अपन देखेंगे नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे बर्डन ऑफ डिजीज़। ठीक है। डिजीज़ का क्या कंडीशन है वर्ल्ड वाइड देखा जाए अकॉर्डिंग टू WHO 2011 सेंसस के, तो इतने सारे कंट्रीज़ में इसका बर्डन ज़्यादा था। ठीक है। इंडिया में भी था लेकिन वो एक एक्सेप्टेंस लेवल पर था 2011 के सेंसस पे अगर देखा जाए तो। लेकिन अभी भी कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें कि खासतौर पे अफ्रीका के और कुछ नॉर्थ अमेरिका के ऐसे स्टेट जहाँ पर लेप्रेसी का कुछ कुछ केसेस अभी भी देखने को मिलता है। ठीक है। अगर अपन बात करते हैं इंडियन सिनेरियो की, तो अपन देखते हैं कि कैसे लेप्रेसी इंडिया में धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ। ठीक है। डिक्लाइनिंग लेप्रेसी प्रेवलेंस इन इंडिया। अगर हम फर्स्ट इंडिया का मैप में देखें तो ये एज ऑन 1931 अगर हम लोग देखें तो पर 10,000 पॉपुलेशन में अराउंड 57% को क्या था, 57 लोग को क्या था, लेप्रेसी था। तो हम बोल सकते हैं कि काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा स्प्रेड था इसका। और आप देख सकते हैं जो रेड से इंडिकेट किया है वो ऐसे स्टेट है जहाँ पर लेप्रेसी हाईली था। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वाला इंडिया का मैप देखेंगे तो एज ऑन मार्च 2002, ठीक है, अपन देखते हैं कि कितने जल्दी से डिक्लाइन हुआ है। ठीक है। अगर 31 की बात करें और 2002 में बात करें तो अराउंड 71 ईयर में काफ़ी हद तक लेप्रेसी को हम लोग कंट्रोल लेवल पर लाए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर केवल झारखंड में हम देखते हैं जो रेड कलर से इंडिकेट किया गया है वहाँ पर लेप्रेसी दिख रहे हैं, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तराखंड है ना, ये सारे सॉरी उत्तराखंड नहीं, बिहार, ये सारे स्टेट में क्या है अभी भी लेप्रेसी अवेलेबल दिख रहा है, जो कि रेड से ज़्यादा है, वार्निंग साइन में है। फिर जो पर्पल कलर में है मतलब वहाँ पर 2 to 5 पर 10,000 पॉपुलेशन में वहाँ पर भी लेप्रेसी ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल लेवल पर है। और जो आपको ग्रीन दिख रहा है वहाँ पर ऑलमोस्ट कंट्रोल फेज़ में आ चुका है। ठीक है। लेकिन अगर कुछ साल बाद की बात करते हैं, 9 साल के बाद जो सेंसस आया एज ऑन मार्च 2011, जो थर्ड इंडिया का मैप है, उसमें अपन देखेंगे कि कितनी अच्छे तरीके से इसमें कंट्रोल किया गया और उसको बहुत ही रिड्यूस लेवल पर ला दिया गया। ठीक है। जो कि होता है 0.59 पर 10,000 पॉपुलेशन। ठीक है। मतलब कि अगर 20,000 पॉपुलेशन की बात करें, हम 10 के बदले 20,000 पॉपुलेशन ले तो हर 20,000 पॉपुलेशन में केवल एक लोगों को ही लेप्रेसी है। ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भावना ये है कि यहाँ पर देखा जाए तो झारखंड और बिहार और छत्तीसगढ़, ये दोनों स्टेट में ऐसे दिख रहा है जहाँ पर लेप्रेसी अभी भी कुछ अमाउंट में अवेलेबल है। और अभी के जो नया ट्रेंड आ रहा है उसमें पता चल रहा है 2017-18 के बाद से पता चल रहा है कि इंडिया में ये जो डिक्लाइन रेट अपन एक्सेप्ट किए थे जो 2011 के सेंसस में दिख रहा है, इसमें गवर्नमेंट ने थोड़ी ढिलाई कर दी। ठीक है। लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम में, जिसके कारण से यह हो सकता है गवर्नमेंट ने, यह हो सकता है फील्ड वर्क करने, इसके कारण से फिर से लेप्रेसी के पेशेंट अब दिखने लग गए हैं। इवन अगर हम लोग अपनी बात करें बस्तर में तो यहाँ पर भी ढेर सारे लेप्रेसी के पेशेंट देखने को मिल रहे हैं।
तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं सोच सकता हूँ कि आप लोगों को बहुत से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्ट में कि हम लोग को 1931 में पर 10,000 पॉपुलेशन में जो PR है, मतलब प्रिवलेंस रेट है ना, पर 10,000 पॉपुलेशन में 57.60 था, जो कि मार्च 2002 में पर 10,000 में 3.74 आ गया और 2011 में 0.59 आ गया। तो बहुत ही अच्छा सक्सेस रहा है। अब अपन देखते हैं माइलस्टोन क्या क्या रहा लेप्रेसी के इरेडिकेशन में। ठीक है, 1848 लेप्रेसी एक्ट ब्रिटिश इंडिया एबॉलिश लेटर। ठीक है, 1948 में लेप्रेसी एक्ट आया, जो कि पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके बारे में काम कर रहा था। ठीक है, फिर है 1948 में ही आया हिंद कुष्ठ निवारण संघ। ठीक है, ये एक ऐसा संघ है, यह एक ऐसा गवर्नमेंट का सपोर्टिव हैंड है जो कि केवल लेप्रेसी के इरेडिकेशन, केस डिटेक्शन और उन लोगों के जो लेप्रेसी से ग्रसित हैं उन लोगों को रिहेबिटेट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो हिंद कुष्ठ निवारण संघ बहुत ही अच्छे तरीके से सोशल काम में गवर्नमेंट का सपोर्ट किया। देन है 1955 लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए, हमारा टॉपिक क्या है, लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो किसी भी डिजीज़ को इरेडिकेट करना मतलब ख़त्म करना, ठीक है, से पहले कौन सा फेज़ आता है, कंट्रोल फेज़ आता है। पहले उसको उसका जो डिजीज़ को रैपिडली फैल रहा है उसको क्या करना है, पहले कंट्रोल लेवल पर लाना है। जब तक वो कंट्रोल लेवल पर नहीं आएगा तब तक वो इरेडिकेट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले 1955 में कंट्रोल प्रोग्राम लाया गया। ठीक है, नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम। फिर 1980 में डेप्सोना, ठीक है, डेप्सोन टैबलेट इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि कुछ ड्रग का कॉम्बिनेशन था, खास तौर पे स्टेरॉइड्स। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। देन है 1982 में MDT आया, मल्टी ड्रग थेरेपी। ठीक है, मल्टी ड्रग थेरेपी को हम जानते हैं कि उसमें रिफाम्पिसिन, क्लेफेमाइजीन, डेप्सोना, ये सब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इसको बाद में 1983 में नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम में MDT को क्या कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया। देखा गया कि लेप्रेसी जिनको है उन लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर कुछ समय बाद छोड़ देते हैं, जिसके कारण से उनको बार बार रिपीट होने के कारण से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है, उसके कारण से डेप्सोना केवल सफिशेंट नहीं था, जो कि इसका चॉइस ऑफ ड्रग था डेप्सोना, वो सफिशेंट नहीं था। तो इसके कारण से कॉम्बिनेशन ड्रग लाया गया, जिसको कि अपन MDT के नाम से जानते हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी। ठीक है, जिसमें रिफाम्पिसिन, क्लोफामाइजीन, डेप्सोना, ये सब इंक्लूड होते हैं। देन है 1991 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशन टू इरेडिकेट लेप्रेसी बाय 2000 AD। ठीक है, जो विश्व के सारे है ना, वर्ल्ड के जितनी भी कंट्री है उनकी असेंबली होती है, वहाँ पर रिजोल्यूशन लाया गया 1991 में कि आने वाले 10 सालों में हम लोगों को लेप्रेसी को पूरी दुनिया से ख़त्म कर देना है। ठीक है, जिसका टारगेट रखा गया था 2000 AD। जब ईयर 2000 मिलेनियम कंप्लीट होगा तब हम लोग क्या करेंगे, लेप्रेसी को इरेडिकेट पूरे वर्ल्ड से कर देंगे। लेकिन इरेडिकेट पूरे वर्ल्ड से अब तक नहीं हो पाया है। ठीक है, देन है 1998 to 2004 मॉडिफाइड लेप्रेसी एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इरेडिकेशन से पहले एक टर्म आता है एलिमिनेशन। ठीक है, आप लोग भी कई सीरियल देखते होंगे जिसमें कि क्या करते हैं कि कुछ कंस्टेंटेंट को एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, है ना। तो हम लोगों को भी क्या करना है, यहाँ पे लेप्रेसी को जो एलिमिनेशन की लिस्ट है उसमें ला देना है। मतलब कि हम लोग कंट्रोल पा गए हैं, अब उसको हम लोग इरेडिकेशन प्रोसेस पे जा रहे हैं। तो इरेडिकेशन प्रोसेस के लिए हमको इसको लिस्ट करा देना है एलिमिनेशन के लिए। ठीक है, ताकि ये डिजीज़ को हम लोग एलिमिनेशन स्टेज में रख दिए हैं और कुछ समय तक एलिमिनेशन कंट्रोल, अगर वो नए केसेस नहीं दिखते हैं, ठीक है, तो फिर वो इरेडिकेशन स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, 2005 दिसंबर प्रिवलेंस रेट 0.95 पर 10,000 एंड गवर्नमेंट डिक्लेयर अचीवमेंट ऑफ एलिमिनेशन टारगेट। ठीक है, जो हमारा टारगेट रखा गया था एलिमिनेशन का 2005 में अचीव कर लिया गया है। ठीक है, जो कि टारगेट था 0.95, मतलब कि अगर हम लोग लंबे तौर पे ले लें तो पर 1000 पॉपुलेशन में 1%। ठीक है, उसके बाद है 2005 NRHM कवर्स नेशनल NLEP, नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। 2005 में क्या किया गया, जब NRHM बना तो नेशनल लेप्रेसी प्रोग्राम को NRHM को इम्प्लीमेंट करने के लिए दे दिया गया, हैंडओवर कर दिया गया। ठीक है, 2012 में
जब सेंसस आया नया, ठीक है, 2011 में नया सेंसस आया, पूरे हर एक लेवल का सेंसस हो, हेल्थ का सेंसस हो, सोशल सिस्टम में हो, जो भी चीज़ का सेंसस हो, तो जो हर इंडिया में हर 10 साल में आता है, वो सेंसस जब आया उसके बाद फिर से एक नया एक्शन प्लान बनाया गया, जो कि 2012 में आया, स्पेशल एक्शन प्लान फॉर 2009 हाई एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट इन 16 स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज। ठीक है, आइडेंटिफाई किया गया कि 209 डिस्ट्रिक्ट में अभी भी ये एंडेमिक कंडीशन में है। ठीक है, वहाँ के लिए और ऐसे 29 डिस्ट्रिक्ट जो कि 16 स्टेट के आते हैं, इनके लिए एक स्पेशल एक्शन प्लान बनाया गया। ठीक है, तो ये था माइलस्टोन लेप्रेसी एरेडिकेशन प्रोग्राम में आप देखते हैं कि किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कितना लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है और कितना समय इसमें लगता है और कैसे स्ट्रेटजीज बीच बीच में बदली जाती हैं। ठीक है, नेशनल लेप्रेसी एरेडिकेशन प्रोग्राम जो कि हमारा मेन टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, सबसे इसमें मुख्य चीज़ यही है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अपन देखते हैं नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है 1983 में लाया गया था। ठीक है, 1983 में लाया गया था। तो इसमें ये है और कंट्रोल प्रोग्राम कब लाया गया था, 1953 में लाया गया था। ठीक है, अपन देखते हैं ऑब्जेक्टिव में, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अचीव एलिमिनेशन। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव रखा गया था तो अचीव करना है एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन का टारगेट क्या रखा गया था, 1%, उसका प्रिवलेंस रेट जो है 1 पर 10,000 पॉपुलेशन रखा गया था, जो कि अचीव कर लिया गया था। ठीक है, तो पहला है अचीव एलिमिनेशन, मतलब कि उसको इरेडिकेट करने के पहले का एक स्टेज होता है जिसको अपन बोलते हैं एलिमिनेशन स्टेज। तो एलिमिनेट स्टेज में उसको हमको ला देना है। ठीक है, सेकंड है ऑब्जेक्टिव टू एकम्प्लिश इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या करना है, एकम्प्लिश इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को आगे अपलिफ्ट करते हैं या किसी भी चीज़ को नेक्स्ट स्टेज में लेके जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो जो पुराने जो स्ट्रैटेजी थी नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम में, जो कंट्रोल प्रोग्राम में जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी कि केस को कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, क्या है, ये सारी स्ट्रैटेजी को क्या कर देना है, एकम्प्लिश कर देना है, हटा देना, नया तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। ठीक है, इंटीग्रेट कर देना है मतलब उसको अपग्रेड तरीके से लॉन्च करना है। हो सकता है उसमें पेशेंट के डिटेक्शन के टेक्निक में बदलाव आए, पेशेंट के ट्रीटमेंट के रेमेडी में बदलाव आए, पेशेंट के ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ दिया गया, फिर उनको रिहैबिलिटेशन अच्छे से किया गया, सोशल अवेयरनेस किया गया, आईईसी किया गया। तो बहुत सारे तरीके अपनाए गए इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि क्या है, लेप्रेसी बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं रहता कि उन लोग में लेप्रेसी, और लोग बहुत समय तक उसको कैरी करके घूमते रहते हैं। ठीक है, और एक कैरियर का भी काम करते हैं। तो अगर हम लोग नए पॉलिसी में, इंटीग्रेशन पॉलिसी में लाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस फैलाया जाए। ठीक है, तो अवेयरनेस कैसे कि लेप्रेसी को खुद कैसे पहचाने। ठीक है, तो उसके लिए बताया गया कि कहीं पर भी शरीर में दाग है, रेड स्पॉट है, वाइट स्पॉट है या उभरा हुआ सतह है, उस पर आप पिन करके देखिए और देखिए, पता करिए कि इसमें सेंसेशन है कि नहीं है। ठीक है, अगर सेंसेशन नहीं है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाइए। ठीक है, तो ये एक इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी आया। ठीक है, फिर थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू प्रोसीड विथ एंडेमिक स्टेट। ठीक है, अब हमको जो इरेडिकेशन पॉलिसी है उसमें हमको फोकस सिर्फ किस में करना है, एंडेमिक स्टेट, जो कि 16 एंडेमिक स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव मैं सोचता हूँ समझ में आया होगा। फर्स्ट है टू अचीव एलिमिनेशन। ठीक है, उसको एलिमिनेशन स्टेज तक, लेवल तक ले आना है। सेकंड, एकम्प्लिश इंटीग्रेशन, उसके जो स्ट्रैटेजी हैं उसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, बदलाव लाना है। थर्ड, टू प्रोसीड विथ एंडेमिक स्टेट, तीसरा चीज़ ऐसे स्टेट जहाँ पर ये एंडेमिक कंडीशन में है उसको कवर करना। ठीक है, देन है रैशनले फॉर एलिमिनेटिंग लेप्रेसी। ठीक है, ये रैशनले मतलब कि क्यों एलिमिनेशन किया जा रहा है लेप्रेसी का। ठीक है, सबसे पहले फेजिबल, ठीक है, मतलब कि आसान बनाने के लिए। ठीक है, या आसान हो या पहुंच में हो। बी है प्रिवेंट्स डाउनवर्ड स्पाइरल। ठीक है, जो लेप्रेसी का सक्सेस रेट हम अचीव किए हैं उसको वापस डाउनवर्ड हमको जाने नहीं देना है। ठीक है, उसको प्रिवेंट करना है।
सी, एनहेंस क्रेडिबिलिटी। ठीक है, जो हमारी सर्विसेज हैं वो क्या होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब लोगों के पहुंच में होना चाहिए। तो एनहेंस मतलब उसको बढ़ाना है लोगों के पहुंच तक। ठीक है, हमारी सर्विसेज जो भी थी, मान लो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहले सिर्फ सर्विसेज थी, तो अब हम उसको CSC में भी दे रहे हैं, अब उसको PSC में भी दे रहे हैं, स्पेशल कैंप में भी दे रहे हैं। तो हम लोग एनहेंस कर दिए क्रेडिबिलिटी। ठीक है, देन रिलीज ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस जितने भी हो सकते हैं उसको खोल देना या उसको लोगों के पहुंच तक ला देना, ताकि जल्दी से जल्दी इसको एलिमिनेशन स्टेज में लाया जा सके। फिर ई विल कंसाइन लेप्रेसी टू हिस्ट्री। ठीक है, लेप्रेसी को एक तरीके से हम लोग एक हिस्ट्री के दौर में, मतलब इतिहास बना दें। ठीक है, कि अब लेप्रेसी का नाम केवल इतिहास कहला जाएगा, करंट स्टेज में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये है रैशनली फॉर एलिमिनेटिंग लेप्रेसी। देन है स्ट्रेटजी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रेटजी, अगर हम किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे 3, उसको हम अचीव कैसे करेंगे। तो पहला स्ट्रेटजी है अर्ली डिटेक्शन। ठीक है, जितना जल्दी हो सके हम लोग अर्ली डिटेक्शन करना है। इसके लिए गवर्नमेंट खूब सारा IEC एक्टिविटीज़ की। ठीक है, देन रेगुलर ट्रीटमेंट, अगर आइडेंटिफाइड हो गया तो क्या होता है कि कुछ समय बाद उन लोग जब MDT लेते हैं तो उन लोगों को 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ के बाद बहुत अच्छा फील होने लगता है, वहाँ पर उनका अल्सरेशन भी ठीक हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, आगे फॉलोअप चेकअप के लिए नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को हमको ट्रैक में रखना है हेल्थ वर्कर के द्वारा, फील्ड वर्कर के द्वारा, और उनका रेगुलर ट्रीटमेंट करना है। देन है C3 पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, लोगों में जो भ्रांति है कि ये सिर्फ देख लेने से या छू लेने से ये फैल जाता है, इस भ्रांति को हमको ख़त्म करना है ना, पब्लिक अवेयरनेस। और ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करना है कि अगर किसी को ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं जो कि सेल्फ असेसमेंट सिम्टम्स हैं, अगर ऐसे दिख रहे हैं, किसी को भी पैचेस हैं जिसमें सेंसेशन नहीं है, तो वो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास आएँ या हेल्थ सेंटर के पास आएँ। ठीक है, देन है मेडिकल रिहेबिटेशन। ठीक है, लास्ट स्ट्रैटेजी है मेडिकल रिहेबिटेशन। ढेर सारे ऐसे लेप्रेसी के पेशेंट होते हैं जिन लोगों को मेडिकल रिहेबिटेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई केसेस ऐसे होते हैं कि उनका अल्सरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से उनको ड्रेसिंग कलर की ज़रूरत पड़ती है, या कभी कभी एम्पुटेशन का नौबत भी आ जाता है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि उन लोग का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता है, तो वो खाली पैर घूमते हैं। ठीक है, या उनके पास सोप तक नहीं होते हैं। तो ऐसे क्या है, किट बनाए हैं गवर्नमेंट ने, कि अगर ऐसे किसी को होता है तो उसको ड्रेसिंग किट दिया जाता है। अगर किसी प्रकार का अल्सरेशन है तो उनको शूज़ दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ों के जरिए उनको रिहेबिटेट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रैटेजी है नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम की। इसके ज़रिए, इस स्ट्रैटेजी के जरिए उसको एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, देन है कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या हैं, मेजर 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले डिसेंट्रलाइजिंग। डिसेंट्रलाइजिंग मतलब किसी भी चीज़ को अथॉरिटी जो है उसको क्या करना है, स्टेट लेवल पर ना रख के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बांट देना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ना रख के उसको ब्लॉक लेवल पर बांट देना है, ब्लॉक लेवल से उसको विलेज लेवल तक बांट देना है। तो ऐसे हम जब सर्विसेज को डिसेंट्रलाइज कर देंगे, एक जगह ना रख के हम बांट देंगे बहुत से एरिया में, तो क्या होगा, इसका अचीवमेंट बढ़ जाएगा। देन है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग हर एक चीज़ में हमको रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, मैन पावर बढ़ाना है, टेक्निक्स बढ़ानी है। ठीक है, ट्रैकिंग बढ़ाने हैं। तो इसके ज़रिए हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, ट्रेनिंग कराना है स्टाफ्स को। देन इंटेंसिफाइड IEC। इंटेंसिफाइड मतलब वृहद पैमाने पे, बड़े पैमाने पर क्या करना है, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। हर एक लेवल पर कम्युनिटी को IEC पहुंचना चाहिए, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, TV के माध्यम से हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से हो। देन है प्रिवेंशन ऑफ DPMR। ठीक है, ये क्या होता है, DPMR प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिटेशन। ठीक है, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिटेशन। तो इस स्टेज में उसको जाने से रोकना है, ऐसा स्टेज में जाने से रोकना है, मतलब हमको प्राइमरी स्टेज में ही उसको आइडेंटिफाई कर लेना है, ताकि इसको डिसेबिलिटी प्रिवेंशन और मेडिकल रिहेबिटेशन कंडीशन में ना जाए। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका अल्सरेशन इतना ज़्यादा वुंड हो, इतना ज़्यादा इन्फेक्टेड हो कि हमको उसको एम्पुटेट करना पड़े, तो क्या हो जाएगा, वो पर्सन डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्टेज में जाने से रोकना। फिर है
इंटेंसिफाइड मॉनिटरिंग, ठीक है। इंटेंसिफाइड मॉनिटरिंग मतलब बड़े पैमाने पर, बहुत ही फैला हुआ या बहुत ही वास्ट लेवल पर इसका मॉनिटरिंग करना, ठीक है। तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्राम: डिसेंट्रलाइजिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंटेंसिफाइड आईईसी, प्रिवेंशन ऑफ डीपीएमआर, डीपीआर मतलब डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन, देन इंटेंसिफाइड मॉनिटरिंग, ठीक है। तो ये हमारे नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में था। मैं सोचता हूँ आप लोग को सब चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा।